हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 15 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम आज के जो टॉपिक्स कवर किए जाने हैं उनको देख लेते हैं। पहला टॉपिक होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में। सेकंड है न्यू इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है कल की डेट में, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट प्रेजेंट की है कमेटी ने, इसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल है। फिर है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल जो हम देखेंगे। और लास्ट में बनाना रिपब्लिक एक टर्म दिया गया है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। आज का फर्स्ट आर्टिकल और सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जा सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल है वो अपनी साइट पर कल की डेट में डिस्प्ले कर दी है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अब ये जो पूरा मुद्दा है ये कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और एसबीआई के को बोला गया था कि जो भी डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हैं, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया था उसमें एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि सारी डिटेल जितनी भी अवेलेबल है जिस कंडीशन में एसबीआई के द्वारा ये इलेक्शन कमीशन को दी जाए 6 मार्च तक, और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन उसे अपने साइट पे दिखाए। लेकिन एसबीआई ने स्टार्टिंग में 6 मार्च को अपना जो अपनी तरफ से पिटीशन फाइल की थी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डिटेल नहीं दे पा रहा है, उसको टाइम लगेगा। करीब 30 जून तक का टाइम मांगा था जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी डिटेल देने के लिए कहा। तो अब ये जो डिटेल आई है इसमें सबसे बड़ा जो चंदा दिया गया है जिस कंपनी के द्वारा, वो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये एक लॉटरी से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है और लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन इसके जो ओनर हैं वो बताए गए हैं इस आर्टिकल में। और ये सिंगल लार्जेस्ट डोनर है पॉलिटिकल पार्टीज को जिसने चंदा दिया है। ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है 2019 से 2024 के बीच की इन्फॉर्मेशन है और मोर प्रिसाइजली 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का ये जो डेटा है वो बताया गया। तो पहले नंबर पे ये जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग की, जो लॉटरी से रिलेटेड जो काम है वो करती है, उसने उसने टोटल पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा चंदा दिया है जिसकी जो टोटल रकम है वो है 1368 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में। इतने बड़े अमाउंट में डोनेशन दिया गया है। इस पर्टिकुलर कंपनी पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा काफ़ी सारी रेड की गई पिछले कुछ सालों में। 2022 में मार्च महीने में भी कुछ इसकी संपत्ति को फ्रीज किया गया था ईडी के द्वारा। तो इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ये कंपनी इन्वॉल्व थी जिसने ये चंदा दिया है। तो ये चंदा देने का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर पहली पार्टी ये बताता है। सेकेंड नंबर पे जो कंपनी है वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने करीब 966 करोड़ का चंदा दिया। इसके अलावा भी काफ़ी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन और बाकी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा जो अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा चंदा, जैसा कि पहले भी रिपोर्ट में दिया गया है कि करीब 90% चंदा बीजेपी को ही मिला। तो यहाँ पर डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 6000 करोड़ रुपए बीजेपी ने एनकेस करवाए इस 5 साल के पीरियड में 2019 से 2024। 6060 रुपए 6060 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में आए हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला है 1609 करोड़ रुपए, ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए चंदा मिला। थर्ड नंबर पे कांग्रेस आती है। इसके अलावा भारत राष्ट्रीय समिति, बीजू जनता दल, बीजेडी और डीएमके बाकी रैंकिंग में नीचे आती हैं। तो ये सारा मुद्दा कंपनीज के नाम और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जो मेजरली चंदा बीजेपी को मिला है। और जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनके बारे में काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पॉली, ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्होंने चंदा दिया। अब इसमें एसबीआई ने जो डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, ये दो सेट ऑफ डेटा हैं जिसमें एक में तो परचेजर जिसने डोनेट किया है उस परचेजर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करने वाले के नाम, उसका डेट और उसके डिनोमिनेशन के बारे में बताया गया है। दूसरा सेट है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम
किस डेट को उसने एनकैश करवाया और कितने डिनोमिनेशन में एनकैश करवाया, ये डिटेल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो सीरियल नंबर है जिससे मैचिंग की जा सकती है इन दोनों डेटा को आपस में, जिससे बिल्कुल क्लैरिफाई किया जा सकता है कि किस पार्टी को, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया, वो सीरियल नंबर मेंशन नहीं है। और एसबीआई के द्वारा बताया गया कि टोटल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए थे, जिसमें से 22,030 बॉन्ड ही इनकैश करवाए गए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और 187 इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी के द्वारा रिडीम नहीं कराए गए। और इसकी जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है जो रिडीम नहीं करवाया, वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाल दिया गया एज पर स्कीम्स रूल्स। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उससे डेटा से रिलेटेड है। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बेसिक है वो एक बार हम देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली ये जो स्कीम है ये 15 फरवरी को नल एंड वॉइड घोषित की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसमें शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को। ये पूरी तरीके से एनोनिमस सिस्टम बनाता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया। ये जो बॉन्ड्स है ये कुछ डिनोमिनेशंस में इशू किए जाते थे। 1,000 का डिनोमिनेशन था, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का। और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं थी, यानी कि कोई भी कंपनी कितना भी चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज था इस पूरे मामले में टू इशू एंड एनकैश दीज बॉन्ड्स। और ये 15 इशू करने के 15 दिन तक वैलिड होते थे। अगर 15 दिन में इनको एनकैश नहीं करवाया जाता था किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा तो ये एक्सपायर हो जाते थे। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। और ये केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही एनकेस करवाया जा सकता था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं एनकेस करवाया जा सकता था। और इसमें डोनर का नाम मेंशन नहीं होता, तो एनोनिमस सिस्टम था। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सेकंड जो बिग न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट वेकेंट थी, जिसको कल की डेट में यानी 14 मार्च 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिल किया गया और 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। पहले हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और रिसेंटली रिटायर हुए। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए है कि किस पर्टिकुलर एक्ट से इन इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट आज की डेट में किया जाता है। तो ये जो एक्ट है दिसंबर महीने में विंटर सेशन में पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2003, जो दिसंबर में ही इफेक्टिव हुआ था। इस पूरे एक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज ये जो एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के 2023 मार्च या अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट पास किया था, अपना एक वर्डिक्ट पास किया था, वर्डिक्ट दिया था इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करने के लिए, हटाने के लिए ये एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट में कंट्रोवर्सी ये थी कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी रखी गई है इस एक्ट में टू सिलेक्ट और टू अपॉइंट रदर एक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो सिलेक्शन कमिटी को लेकर है। पहले इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरी प्रोसेस है, पहले एक स्क्रीनिंग कमिटी बनाई जाती है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनका नाम स्क्रीन किया जाता है और एक लिस्ट बनाई जाती है। इस केस में 212 नाम की एक लिस्ट लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी, 212 नामों की लिस्ट। इसको हेड करते हैं लॉ मिनिस्टर। तो यहाँ पर लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये कमेटी हेड की गई थी। उसके बाद ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो नाम को रिकमेंड करती है सिलेक्शन कमेटी को, ताकि सिलेक्शन कमेटी उन 212 नामों में फाइनल सिलेक्शन कर सके। अब ये पूरा मुद्दा है सिलेक्शन कमेटी के कॉन्फ़िगरेशन को लेके ही है, कौन कौन सिलेक्शन कमेटी में होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2023 का था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सिलेक्शन कमेटी में एज ए कैंडिडेट के रूप में बताया था। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो एक्ट है जो दिसंबर में पास हुआ,
उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया सिलेक्शन पैनल से और इसमें गवर्नमेंट की मेजोरिटी इंश्योर की गई। तो 3 लोगों की जो कमिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। तो ये 3 लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्ट है, जो दिसंबर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट, इसमें गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को जगह दी, जिससे कि गवर्नमेंट की उसमें मेजोरिटी हो जाएगी और गवर्नमेंट के इस मेजोरिटी के कारण गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। तो इसी बात को लेकर पूरा इलेक्शन कमिश्नर पूरा कंट्रोवर्सी है और इसी एक्ट को के हिसाब से जो ऑपोजिशन पार्टी है वो इस अपॉइंटमेंट को लेकर भी सवाल उठा रही है। तो ये पूरा मुद्दा है। अभी ये वाला एक्ट जो है वो इफेक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। 3 लोगों का पैनल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोला था जो पैनल में होंगे। और ये एक्ट जो बताता है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेता है सिलेक्शन पैनल में या सिलेक्शन कमेटी में। नेक्स्ट न्यूज़ है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक पैनल बनाया गया था हेडेड बाय जो एक्स प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, और उनके द्वारा साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपी गई है। हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट असेंबली के ये एक फर्स्ट स्टेप है और इसके बाद आगे आने वाले टाइम में जो म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं और पंचायत इलेक्शन होते हैं विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन अगले फेज में कराए जा सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और स्टेट असेंबली के तो होंगे ही, और उसको आगे ले जाकर म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन को भी इसके साथ ही करवाने की प्रोसेस वो सोची जा सकती है। इस पैनल के अलावा 22वें लॉ कमीशन ने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड अपनी जो रिपोर्ट है वो अभी देनी है और जो कभी भी दी जा सकती है लॉ कमीशन के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट है इसको 2029 के लोकसभा इलेक्शन में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ये 2029 का जो साइकिल स्टार्ट होना है उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब क्या सारी रिकमेंडेशन दी गई हैं रामनाथ कोविंद पैनल के द्वारा। तो जो इलेक्शन साइकिल है लोकसभा इलेक्शन की और जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन के, तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने सजेस्ट किया है कि प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और जिस फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा पोस्ट जनरल इलेक्शन। तो जैसे जनरल इलेक्शन खत्म होता है, नई सरकार बनती है, तो पहली सिटिंग में राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट, सरकार के स्टार्ट होने का जो दिन होगा उसको एज ए अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर करे। दिस डेट वुड मेक बिगिनिंग ऑफ न्यू इलेक्टोरल साइकिल। तो नई इलेक्टोरल साइकिल की स्टार्टिंग बताएगी वो डेट। और इसके साथ ही जो स्टेट असेंबली है विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अपॉइंटेड डेट, उस डेट के बाद अगर कोई स्टेट असेंबली में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर सरकार बनती है, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ लोकसभा टर्म विच कंक्लूड बिफोर सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शन, अगर वहाँ का जो साइकिल है यानी कि विधानसभा में इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं, तो अगला जो इलेक्शन होगा विधानसभा में वो केवल उस असेंबली के रिमेनिंग टाइम के लिए ही होगा और जैसे ही लोकसभा इलेक्शन दोबारा होंगे वहाँ पर फिर से इलेक्शन होगा। मतलब कि लोकसभा इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा स्टेट के इलेक्शंस को। आफ्टर दिस इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबली वुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो स्टेट के जो इलेक्शन है वो लोकसभा इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करने की बात यहाँ पर की गई है या रिकमेंडेशन दी गई है पैनल इस पैनल के द्वारा। और इसके साथ ही जो पार्लियामेंट के द्वारा वो 2 अमेंडमेंट किए जाने हैं, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। अब आर्टिकल 83 क्या है? आर्टिकल 83 बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और आर्टिकल 172 बताता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पार्लियामेंट के को 5 साल का ड्यूरेशन दिया गया है उसका जो आर्टिकल है 83 उसको अमेंड करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आर्टिकल 172 172 जो स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन
होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इसके साथ कुछ और रिकमेंडेशन दी हैं जिसमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी जरूरी होगा, जैसे कि अमेंडमेंट किया जाना पड़ेगा आर्टिकल 324 ए का, जो अलाउ करता है साइमल्टेनियस इलेक्शन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का भी साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है तो आर्टिकल 324 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करने की जरूरत है, और आर्टिकल 325 को भी अमेंड करने की जरूरत है टू अलाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट अथॉरिटीज, ताकि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी क्रिएट की जा सके म्युनिसिपल इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं और जो नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। तो आर्टिकल 324 ए और 325 इन दोनों को भी अमेंड करने की बात की जा रही है। बोथ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, तो स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में ज़्यादा पावर देने की बात बताता है। और जो टोटल अमेंडमेंट्स इस पैनल के द्वारा बताए गए हैं, करीब 18 अमेंडमेंट की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अदर जो जितने भी कानून हैं उनको मिलाकर 18 अमेंडमेंट किए जाने की ज़रूरत है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप भी बनाया जाएगा टू ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ रिकमेंडेशन बाय द कमिटी। ये पैनल कहता है कि गवर्नमेंट मस्ट डेवलप ए लीगल टीनेबल मैकेनिज्म टू रिस्टोर साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन किस तरह से करवाया जा सकता है उसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई हैं। अब देखने की बात ये होगी कि आगे चलकर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो डाउट्स हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर और इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उनको कैसे टैकल किया जाएगा, जब डिटेल रिपोर्ट के डिस्कशन होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग। एक दिल्ली बेस्ड ग्रुप है कॉल फॉर जस्टिस, जिसके द्वारा एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, हेडेड बाय जस्टिस एस एन ढींगरा, रिटायर्ड जस्टिस एस एन ढींगरा। और करीब 8 महीने की स्टडी इस कमेटी के द्वारा की गई कुछ 5 स्टेट्स में, जो स्टेट्स हैं असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका। और इस पूरी स्टडी के बाद ये रिपोर्ट दी है कमिटी ने कि जो इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, वो इम्प्लीमेंटेशन इन 5 स्टेट्स में प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है। असम में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और कर्नाटका में कुछ स्टेट्स को एज ए सैम्पल स्टडी के लिए चुना गया, और वहाँ की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए अगर हम असम की बात करें तो 2 डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ और हैलाकांडी में एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन देखा गया, और ये चेक किया गया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोकल लोग रहने वाले उनको राइट्स को दे रही है। और वहाँ इस पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो झूम कल्टीवेशन है, जो एक इंटीग्रल पार्ट है असम के ट्राइबल लोगों का, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा, और उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की जाती है वो ना की जाए, क्योंकि ये लोगों के कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये एक फॉर्म है कल्टीवेशन का जिसमें किसी जगह पे अगर लोग खेती करते हैं तो उस जगह को पूरे एरिया को जला के वहाँ पर खेती करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद उस जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसका ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो अथॉरिटीज़ के द्वारा बोला जाता है कि झूम कल्टीवेशन कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये एक कल्चर का पार्ट है, इसलिए इसको एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो कमिटी बोलती है ये बताती है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनमें उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी गैप है, और इस एक्ट में एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट में बात की गई है फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल के लिए और फॉरेस्ट राइट कम्युनिटी के लिए। तो इंडिविजुअल के फॉरेस्ट राइट और कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट में भी क्लैरिटी नहीं है इम्प्लीमेंट करने वालों के द्वारा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स का वायलेशन देखा जा रहा है। अगर हम ट्राइबल मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो करीब 5% के करीब क्लेम्स जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट की फाइल की जाती थी, वो केवल 5% ही पूरी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और इसके जो स्टेट्स की मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। यानी कि 95% जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं उनकी क्लेम को नहीं माना गया है गवर्नमेंट
की तरफ से। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है। हाईएस्ट रेट ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम रिजेक्शन वाला स्टेट है कर्नाटका। ओवरऑल देयर वाज इनएडिक्वेट फोकस ऑन कम्युनिटी राइट्स। तो ज़्यादा फोकस कम्युनिटी राइट पे है और लेस फोकस है इंडिविजुअल राइट पे, जबकि इन दोनों राइट को बैलेंस करने की बात एक्ट में की गई है और उसको फॉलो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका ऑफिशियल नाम या पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये 2006 दिसंबर में पास किया गया था। 2006 का एक्ट है। इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोला जाता है, ट्राइबल राइट एक्ट भी बोला जाता है, इसके अलावा ट्राइबल लैंड एक्ट भी इसको बोला जाता है। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको राइट देता है उनके लैंड का, और उन जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है उनका राइट भी फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को देता है, जो राइट उनको कई डिकेड्स तक डिनाई किए गए थे। कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज जैसे आए थे अंग्रेजों के टाइम में, फॉरेस्ट लॉज जिन्होंने फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तो उस इग्नोरेंस और उस एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए और आगे उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अंडू करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिससे फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन और उनके जो रिसोर्सेज है उनका हक दिया जा सके। It was enacted to protect the right of life and livelihood of scheduled tribes and other traditional forest dwellers. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसमें टाइम टू टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये कब पास हुआ था? 2006 का एक्ट है, और ये फॉरेस्ट में रहने वालों को उनका हक देता है, लैंड का और उनके रिसोर्सेज का, राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्ससीन कंटेंट। तो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ने बैन किया है रिसेंटली, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म ये स्ट्रीम कर रहे थे ऑब्ससीन और वल्गर कंटेंट। ये जो एक्शन है कुछ लॉज को के वायलेशन के रिगार्डिंग लिए गए हैं। इनके द्वारा जो कंटेंट, वल्गर कंटेंट और ऑब्ससीन कंटेंट दिखाया जा रहा था, वो वॉयलेट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, इंडियन पीनल कोड को और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट को। तो इसलिए ये जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको ब्लॉक किया गया। इनके साथ साथ इनसे रिलेटेड 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया गया है। श्रीलंका ने श्रीलंका को चाइना ने बॉम्ब डिस्पोजल डिवाइस गिफ्ट किया है, और जिसकी गिफ्ट किया है या सप्लाई किया है यहाँ पर बोलेंगे। और ये जो इक्विपमेंट है ये मेनली स्क्रीनिंग इससे की जाएगी, बॉम्ब को डिटेक्ट किया जाएगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो बॉम्ब की स्क्रीनिंग, डिटेक्शन और डिस्पोजल के लिए ये जो बॉम्ब डिस्पोजल डिवाइस है वो चाइना ने श्रीलंका को ग्रांट किया है। इसकी कीमत नहीं बताई गई है, तो हो सकता है कि इसको गिफ्ट किया हो अपनी तरफ से। और चाइना के द्वारा, चाइना इतना महान और इतना दयालु तो है नहीं कि वो गिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करने के लिए मालदीव्स और श्रीलंका पे चाइना अपना दबदबा बनाने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये करता रहता है। तो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, मिलिट्री इंगेजमेंट है मालदीव्स से या श्रीलंका से, वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसी के अंतर्गत, अपनी इसी पॉलिसी के अंतर्गत चाइना ने ये जो ग्रांट है श्रीलंका को दिया है। इससे पहले अब चाइना ने ये जो किया है ये यूएसए के एक एक्ट के बाद किया है, यूएसए के एक्ट के रिस्पॉन्स में किया है, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था श्रीलंका एयरफोर्स के लिए, जिसमें इन्हेंस प्रोटेक्शन ऑफ श्रीलंका मैरीटाइम रिसोर्सेज को, के श्रीलंका के जितने मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एयरफोर्स को एक ट्रेनिंग दी थी यूएसए ने। और जो भी काउंटर इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है या श्रीलंका की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें श्रीलंकन एयरफोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए यूएसए ने ट्रेनिंग दी थी। और इसके बाद चाइना ने ये जो बॉम्ब डिस्पोजल डिवाइस है ये गिफ्ट किया है। तो ये पूरे सिनेरियो चाइना अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है
इंडियन ओशियन रीजन में उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनदर एग्जांपल है चाइना की एक्टिविटीज़ का। इसके अलावा एक इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन सेंटर है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, जो गुड़गांव में स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, ये गुड़गांव में लोकेटेड है। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट रिलीजेस न्यू गाइडलाइंस ऑन एक्सट्रीमिज्म। यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में पिछले कुछ सालों में एंटी सीमेटिक और इस्लामोफोबिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और हमास का जो अटैक इसराइल पे 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसके बाद भी यूनाइटेड किंगडम में जो इस्लामोफोबिया रिलेटेड एक्टिविटी है वो बढ़ी है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने एक्सट्रीमिज़म पे कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है और एक्सट्रीमिज़म को डिफाइन करने की फिर से कोशिश की है। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट अनवील्ड अ न्यू एंड एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, और अनाउंस किया गया है एक पॉलिसी जो बैन करती है गवर्नमेंट एसोसिएशन एंड फंडिंग फॉर डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गाइडलाइंस है ये क्रिटिसाइज की जा रही हैं बिफोर दे वर फॉर्मली अनवील्ड, एंड द प्रोसेस हैज़ बीन mired in controversy after names of some organization on a new extremism listed were leaked. गवर्नमेंट जो नई डेफिनेशन बता रही है इस्लामोफोबिया से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी ये नई पॉलिसी जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ला रही है, जो आने से पहले ही जिसका जो विरोध है वो किया जा रहा है। अब नई जो डेफिनेशन यूके ने बताई है वो क्या है? ये नई डेफिनेशन बताती है द प्रपोज्ड डेफिनेशन विल होल्ड दैट एक्सट्रीमिज्म वो इज अ प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन वायलेंस, हेट्रेड और इनटॉलरेंस दैट एम्स टू निगेट और डिस्ट्रॉय द फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स। मतलब सिंपल सी बात है जो इंडिया हमेशा बोलता है कि वो कोई भी एक्टिविटी जो ऐसे आइडियोलॉजी को बढ़ाती है जिससे वायलेंस बढ़ता है, हेट्रेड बढ़ती है या इंटॉलरेंस बढ़ता है, और जिसका जो टारगेट है फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और लोगों की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। और यूनाइटेड किंगडम की इस डेफिनेशन में बताया गया कि जो भी लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक राइट्स जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिए हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी आइडियोलॉजी काम करेगी वो इस डेफिनेशन में, उस एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन में आती है। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है जो अभी तक वेस्टर्न कंट्री के द्वारा अडॉप्ट नहीं की गई थी। अब इन कंट्रीज पे को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है टेररिज्म का और एक्सट्रीमिज्म का। अब इन कंट्रीज़ के द्वारा इस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। तो इंडिया के द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो दशकों से बोली जा रही हैं, और अब इन यूरोपियन कंट्रीज़ को समझ में आ रहा है, और जब इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है तब इनके द्वारा अपना ये जो डेफिनेशन दी जा रही है और नए लॉ लाए जा रहे हैं टू कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म। हिंदू में एक आर्टिकल में बनाना रिपब्लिक की भी बात की गई है, तो यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी में, स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी में ये कुछ साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ये बताता है एक ऐसा छोटा देश जो स्पेशली साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में है, जो बहुत ही पुअर, करप्ट और बैडली रूल्ड है, जिसमें पूरा जो इकॉनमी है वो बनाना के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इन कंट्रीज़ में बनाना बहुत ही प्रोमिनेंटली होता था, तो पूरी इकॉनमी बनाना के एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड करती थी, और इसमें कुछ एलीट वेल्दी ग्रुप्स हैं, केवल उन्हीं का कंट्रोल पूरी इकॉनमी में रहता था, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग पूरे कंट्री को चलाते थे। एक ऐसी स्मॉल कंट्री जो पुअर है, करप्ट है, बैडली रूल्ड है, मेनली सेंट्रल अमेरिका में के लिए इसको यूज़ किया जाता है इस टर्म को, और पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री, और जिसकी इकॉनमी डोमिनेटेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट, यूजुअली डिपेंडेंट ऑन वन एक्सपोर्ट दैट इज़ बनाना। तो बनाना में डिपेंडेंट है, छोटा देश है, करप्ट देश है, बाहर के जो पावर जो एक्टर्स है, फॉरेन पावर्स है, वो अपने हिसाब से कंट्री को चला रही है, और कंट्री के लोग बहुत ही पुअर है और बैडली मैनेज कंट्री है, तो वो बनाना रिपब्लिक ऐसे देश को बोला जाता है। ये 1904 में इसको
ओ हेनरी के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था। उसके बाद